देवियों और सज्जनों, वाव फैक्ट की इस अद्भुत उड़ान में आपका स्वागत है। आज जब हम आसमान में उड़ान भरेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ छोटे छोटे माइंड ब्लोइंग एरोनॉटिकल फैक्ट्स जिन्हें आपको जानना जरूरी है, एयरलाइन के खराब खाने से लेकर सबसे सुरक्षित सीट चुनने तक, जिससे आपकी जान बच सकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फ्लाइट सीक्रेट्स के बारे में जिनके बारे में आपको कभी बताया नहीं जाता है। बोर्डिंग की तैयारी। दोस्तों, प्लेन से ट्रैवल करने के लिए सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है बोर्डिंग। हर कोई इससे गुजरा है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरने के बाद आप गेट तक पहुंचते हैं और फ्लाइट में सवार होने के लिए लोगों की लंबी लाइन देखते हैं। ज्यादातर एयरलाइंस पैसेंजर्स को स्पेशल सीटें प्री असाइन करती हैं, जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं, इसलिए लाइन में शामिल होने के लिए जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। जबकि कुछ एयरलाइंस ग्रुप में पैसेंजर्स को बोर्डिंग के लिए बुलाना पसंद करती हैं। आपको इस नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में बोर्डिंग करना आपके द्वारा बोर्डिंग पर बिताए गए समय को कम करने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए अगर आपका हैंड लगेज ओवरहेड स्टोरेज में फिट होने के लिए बहुत बड़ा नहीं है तो उस सीट के लिए एक लाइन में खड़े होकर इंतजार करने का कोई मतलब नहीं जिस पर आपका नाम पहले से ही है। जब पैसेंजर लगभग आखिरी में बोर्ड करते हैं तो प्रोसेस तेज हो जाता है, क्योंकि जेट ब्रिज और गेट एरिया को ब्लॉक करने वाले लोग कम होते हैं। तो जब तक आप इंतजार करते हैं तो क्यों ना आप अपने बोर्डिंग पास पर एक नजर डालें। ज्यादा बोर्डिंग पास पर दिखाई देने वाले 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड को पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल पैसेंजर की पहचान करने के लिए किया जाता है। उस स्थिति में जब एक ही नाम के एक से ज्यादा पैसेंजर हों, ये कोड आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। और ये कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम के डेटाबेस में स्टोर्ड रहता है, जिसमें हर पैसेंजर का फ्लाइट शेड्यूल शामिल रहता है। यही एक खास वजह है कि आपको अपने बोर्डिंग पास को कभी भी पब्लिक ट्रैश कैन में नहीं फेंकना चाहिए। इसके अलावा ये कोड एक डेटाबेस से संबंधित है, जो कि ऑनलाइन बुक किए जाने पर क्रेडिट कार्ड की जानकारी, पासपोर्ट डिटेल्स और आईपी एड्रेस स्टोर करता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से जुड़ा कोई कोड आपको डरावना लगता है तो भाई दुआ करो कि अगला कोड अपने बोर्डिंग पास पर कभी ना मिले। जिन पैसेंजर्स को अपने टिकट पर 4S कोड मिलते हैं उन्हें ज्यादा सेफ्टी स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ सकता है। क्यों? ये कोड, जिसका फुल फॉर्म सेकेंडरी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिलेक्शन है, उन पैसेंजर्स के बोर्डिंग पास में जोड़ा जाता है जिन्हें एयरलाइन संदिग्ध मानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। कुछ चीजें जो हमें पूरी तरह से सीधी सादी लग सकती हैं, उन्हें एयरलाइन ऑफिसर द्वारा जोखिम माना जाता है। लास्ट मिनट फ्लायर्स, वन वे टिकट या कैश इस्तेमाल करके टिकट खरीदना एयरपोर्ट सिक्योरिटी डेस्क पर मौजूद लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। इसलिए अगर आप अपने बोर्डिंग पास पर उस कोड को देखते हैं तो घबराएं नहीं भाई, मतलब अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो। शानदार तरीके। दोस्तों, एक हवाई जहाज का वजन बहुत ज्यादा होता है। ये सोचकर हैरानी होती है कि एक एवरेज साइज कमर्शियल प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 1,75,000 पाउंड होता है, जिसमें 90,000 पाउंड का फ्यूल, 45,000 पाउंड के पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स और कार्गो शामिल होते हैं। अपने आकार के बावजूद हवाई जहाज भी हवा में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, अक्सर उन दूसरी चीजों के कारण जो हवा में मौजूद होती हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्लेन और पक्षियों के बीच टकराव आमतौर पर पक्षी के लिए अच्छा नहीं होता। तेज गति से टकराने पर वो एक हवाई जहाज को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि यहाँ टर्किश एयरलाइंस के इस प्लेन के साथ देखा गया था, जो कि 2015 में एक पक्षी से टकरा गया था। लकीली सारे पैसेंजर पूरी तरह से सुरक्षित थे, लेकिन पक्षी इतना लकी नहीं था। अमेरिका में हर साल 13,000 से ज्यादा पक्षी हवाई जहाज से टकराते हैं, जिनमें से कुछ प्लेन के इंजन को उड़ाने के लिए काफी खतरनाक होते हैं। और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, पक्षियों को एयरपोर्ट के रनवे से दूर रखने के लिए दीवारों और बाड़ जैसी चीजें बेकार हैं। इसलिए हवाई अड्डों को पक्षियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नया करना होगा। एक ऐसा ही तरीका वर्जीनिया के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पक्षियों को एयरपोर्ट से दूर रखने के लिए और डराने के लिए तोपों से खाली फायरिंग की जाती है। जबकि कुछ दूर एयरपोर्ट पर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो कि पक्षियों को पसंद नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट को पक्षियों के अलावा भी कुछ दूसरी चीजों से निपटना पड़ता है। पर खराब मौसम को एलईडी आंखों की मदद से रोका नहीं जा सकता है। एक हवाई जहाज के लिए मौसम की सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक है ओले गिरना, जिससे कुछ भी नुकसान हो सकता है। ओलों के तूफान के बीच से गुजरने के बाद इस प्लेन के नोज कोन को गोल्फ बॉल जितने आकार के ओलों से भारी नुकसान पहुंचा था। खिड़कियां इतनी ज्यादा टूट गई थी कि पायलट को प्लेन को लगभग पूरी तरह से अंधे होकर लैंड करना पड़ा। शुक्र है कोई घायल नहीं हुआ, सिवाय एयरलाइन के वॉलेट के, जिसकी मरम्मत के लिए पैसे खर्च करने पड़े। ओलों के तूफान एक बात है, लेकिन कुछ घबराए हुए पैसेंजर्स हवाई जहाज पर बिजली गिरने को लेकर भी बेहद परेशान रहते हैं। हालांकि ये विश्वास करना मुश्किल लग सकता है, पर यह अंदाजा है कि अमेरिका की कमर्शियल फ्लीट में लगभग हर हवाई जहाज साल में कम से कम एक बार बिजली की चपेट में आता है। जबकि ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में उतना खतरनाक नहीं है जितना आप सोचते हैं। उनकी कंडक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए सर्विस में ले जाए जाने से पहले प्लेन पर लाइटनिंग स्ट्राइक सिमुलेशन किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि लाइटनिंग बिना किसी रुकावट के प्लेन के आउटर शेल को हिट कर सकती है और फिर नोज या विंग जैसे एक्सट्रीम पॉइंट से बाहर निकल सकती है, जिससे अंदर मौजूद लोग पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। एक या दो फटे हुए अंडरवियर को जोड़कर
डंप ड्रॉप। दोस्तों, क्या आपने कभी हवाई जहाज के टॉयलेट का इस्तेमाल किया है और जानना चाहते हैं कि आपका वेस्ट फ्लश होकर कहां जाता है? आम धारणा के बावजूद हवाई जहाज के टॉयलेट को हवा में खाली नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्लेन पर वजन और जगह को कम करने के लिए जब आप एक प्लेन के टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो एक मजबूत सक्शन बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हुए वेस्ट को दूर खींचता है और कंटेंट को एक बड़े होल्डिंग टैंक में ले जाता है जो कि डिसइंफेक्टेंट से भरा होता है। एयरपोर्ट पर प्लेन के उतरने के बाद वेस्ट को एक टैंकर में खींचा जाता है और फिर वहीं डंप कर दिया जाता है, लेकिन क्रश्ड स्मर्फ का जमा हुआ टुकड़ा जिसे आप यहाँ देख रहे हैं 2017 में एक प्लेन से गिरने के बाद जमीन पर मिला था और ये ह्यूमन वेस्ट और ब्लू लिक्विड डिसइंफेक्टेंट के शानदार कॉकटेल से बना है। 1979 और 2003 के बीच अमेरिका में इस तरह के ब्लू आइज मीटियोर की कम से कम 27 घटनाएं हुई हैं, जिनमें एयरपोर्ट के लैंडिंग स्ट्रिप के पास छतों से ब्लू आइस गिरने के मामले भी शामिल हैं। प्लेन के सेप्टिक टैंक से कभी कभी लीकेज भी होता है, बावजूद इसके कि ऐसा कोई साधन नहीं है जो पायलट या फ्लाइट अटेंडेंट को जानबूझकर किसी भी तरह का ब्लू पूपी प्रैंक करने की इजाजत दे। इसलिए अगर आपको कभी भी अपने बैकयार्ड में ब्लू आइस का एक बड़ा सा टुकड़ा मिले तो मेरा विश्वास कीजिए ये ब्लूबेरी पॉप्सिकल नहीं है, इसे लिक मत कीजिएगा। लेकिन जब हम उन टॉयलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वास्तव में मीलों ऊपर हैं, क्या आप जानते हैं कि प्लेन के बाथरूम को बाहर से अनलॉक करने का एक गुप्त तरीका भी है? अगली बार जब कोई बच्चा प्लेन के बाथरूम में बंद हो जाता है या आप किसी अजनबी के साथ खास तौर पर डरावना व्यवहार करने के लिए प्लेन से फेंके जाने की कल्पना करते हैं तो आप इसे सिर्फ एक उंगली से बाहर से आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। ज्यादातर केबिन टॉयलेट्स में आउटर लॉक होते हैं जिनका इस्तेमाल फ्लाइट अटेंडेंट इमरजेंसी में कर सकते हैं, जो इस तरह के मेटल लिबर्टरी साइन के पीछे छिपे होते हैं। इसे खोलने के लिए आप रेस्टरूम साइन को उठाइए, नॉब को अनलॉक की तरह स्लाइड कीजिए और फिर भाग जाइए, इससे पहले कि फ्लाइट अटेंडेंट आपको उस बदमाश की तरह पकड़ ले जो कि आप सही में हैं। फूड फॉर थॉट। दोस्तों, हर कोई जानता है कि प्लेन का खाना बहुत ही भयानक होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? What's the deal with airplane food? एयरपोर्ट के पास इंडस्ट्रियल केटरिंग फैसिलिटीज आमतौर पर एक इंटेंडेड फ्लाइट के लिए 12 से 72 घंटे पहले ग्राउंड पर इन फ्लाइट मील तैयार करती है। आम धारणा के बावजूद प्लेन में मिलने वाले ज्यादातर खाने को फ्रीज नहीं किया जाता है, बल्कि ब्लास्ट फ्रीज किया जाता है और फ्लाइट अटेंडेंट के द्वारा गर्म करने और बोर्ड पर सर्व करने के लिए प्लेन में ले जाया जाता है। कुछ लग्जरी एयरलाइंस के पास अपने खुद के इन फ्लाइट शेफ और किचन भी होते हैं, जैसे कि एतिहाद एयरवेज की कुछ फ्लाइट्स में देखे जाते हैं। इन सब के बावजूद हवा में सर्व किए जाने वाले खाने की तुलना जमीन पर सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में सर्व किए जाने वाले खाने से नहीं की जा सकती। तो फिर एयरलाइन के खाने का स्वाद इतना खराब क्यों होता है? ये पता चला है कि ये सब बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी की वजह से होता है। हवा में रहते हुए प्लेन के केबिन में ह्यूमिडिटी का लेवल 10% तक कम हो जाता है, जो सहारा रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखा है। जब ह्यूमिडिटी का लेवल इतना कम हो जाता है तो हमारे साइनस सूख जाते हैं, जिससे हमारी टेस्ट और स्मेल करने की शक्ति कम हो जाती है। प्लेन के केबिन में कुछ घंटों के बाद आपके जीभ की मीठे स्वादों का स्वाद लेने की क्षमता 15 से 20% तक गिर जाती है, जबकि नमकीन स्वाद 20 से 30% तक कम हो जाता है। इसकी भरपाई करने के लिए कुछ एयरलाइंस अपने खाने में नमक और चीनी की मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं, जिसका मतलब है कि आप शायद फ्लाइट के दौरान उस खाने से बहुत ज्यादा कैलोरी खा रहे होते हैं जितना आपको लगता है। उस फ्लाइट का बेस्वाद खाना आपको दुखी कर रहा है तो आप सच में इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। ये पता चला है कि हवा में खाने और पीने के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करने से काम बन जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि रिसर्च से पता चला है कि बैकग्राउंड में शोर होने से हमारा सेंस ऑफ टेस्ट कम हो जाता है। इसलिए प्लेन के इंजन के लो पिच ड्रोन को रोकने के लिए नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करने से हमारे सेंसेस को रीसेट करने और रियलिटी में लौटने में मदद मिल सकती है। लेकिन हवा में सर्व किए जाने वाले खाने में समस्याएं सिर्फ पैसेंजर्स तक सीमित नहीं है। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स हैं कि काम के दौरान पायलट क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, और इसकी एक खास वजह भी है। पायलट और को पायलट को सलाह दी जाती है कि वे फूड पॉइजनिंग के खिलाफ एहतियात के तौर पर ऑपरेट करते समय एक ही जैसा खाना ना खाएं। अगर किसी पायलट के खाने में कोई सीरियस गड़बड़ी होती है जिसके कारण वो बीमार हो जाता है तो दूसरा पायलट चीजों को संभाल सकता है। पायलट को सर्व किए जाने वाले खाने की एक गाइडलाइन होती है। कुछ एयरलाइंस में पायलट को फर्स्ट क्लास के मेन्यू से खाना सर्व किया जाता है, जबकि को पायलट को बिजनेस क्लास के मेन्यू से खाना सर्व किया जाएगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये डिनर डेट काफी ऑकवर्ड होती होगी। प्लेन में सांप। दोस्तों, सैकड़ों पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने के साथ ही इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एयरलाइन पायलट को अक्सर दुनिया की सबसे तनावपूर्ण नौकरियों में से एक का नाम दिया गया है। जबकि नौकरी का तनाव एक बात है, बस एक छोटे से कॉकपिट में एक को पायलट के साथ घंटों बिताने की कल्पना कीजिए, जैसे आप वाकई नापसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह की भयंकर दुश्मनी के चलते पायलट को उन लोगों के साथ काम करने से दूर रखना जिन्हें वो नापसंद करते हैं। इस सेक्टर में जिंदगी और मौत का मामला माना जाता है। हवा में किसी भी तरह के तनाव को कम करने में मदद करने के लिए हर कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर
यूजर को एक डू नॉट पेयर लिस्ट दी जाती है जिस पर वो उनको पायलट का नाम लिख सकते हैं जिसके साथ वो फ्लाइट शेयर करना नहीं चाहते। ये रिक्वेस्ट मंथली शेड्यूल का इस्तेमाल करके भेजी जाती है और राइवल पायलट्स की अप्रूव्ड लिस्ट को एयरलाइन शेड्यूलिंग सिस्टम में फीड किया जाता है, जिससे दो राइवल पायलट्स को एक ही कॉकपिट शेयर करने से रोका जा सकता है। भले ही ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन काम के तनाव से डिस्ट्रैक्ट होने से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, खासकर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जब सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। काश कि हर नौकरी में ऐसे ही प्यारे कोवर्कर होते मेरे भाई। सबसे सुरक्षित सीट। दोस्तों, आपने फिल्मों और टेलीविजन शोज में जो देखा होगा उससे अलग हवाई जहाज से ट्रैवल करना ट्रैवल के लिए सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। एक कमर्शियल एयरलाइन प्लेन क्रैश में आपके मरने की संभावना 3.37 बिलियन में सिर्फ एक होती है। सबूतों के बावजूद हर 3 में से एक अमेरिकन को हवाई यात्रा करने से डर लगता है, जिससे कई लोग ये जानना चाहते हैं कि उड़ान के दौरान दुर्घटना के मामले में वो सबसे सुरक्षित कहाँ होंगे। तो पता ये चला है कि पिछले 35 सालों में 17 प्लेन एक्सीडेंट्स की जानकारी के टाइम मैगजीन के एनालिसिस ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। टाइम ने देखा कि ऐतिहासिक रूप से प्लेन के पिछले तीसरे हिस्से में जिंदा बचे रहने की औसत संभावना 68% थी, जबकि सामने वाले सेक्शन में 62% और मिडिल बर्थ में 61%। ये देखते हुए कि ऑयल की सीटें आपको प्लेन के अलग अलग इमरजेंसी दरवाजों तक तेजी से पहुंचा सकती हैं, आप सोच रहे होंगे कि प्लेन में ट्रैवल करते समय बैठने के लिए वो सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से एक प्लेन के मिडिल थर्ड में ऑयल की सीटें सबसे खराब जगह होती हैं, जहां दुर्घटना की स्थिति में आपके जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ 56% तक होते हैं। इस बीच खास तौर पर प्लेन के पिछले हिस्से के पास बीच की सीटें सबसे सुरक्षित जगह हैं, जहां आपके पास क्रैश लैंडिंग से बचने का 72% चांस होता है। मुझे वो मौके पसंद है, लेकिन आइए उम्मीद करते हैं कि हमें उनका इस्तेमाल कभी भी ना करना पड़े। स्काई बाउंड सीक्रेट्स। दोस्तों, जो कोई भी कभी हवाई जहाज में खिड़की की सीट पर बैठा है उसने खिड़की के ठीक नीचे मौजूद एक छोटे से छेद को देखा होगा। हालांकि ये बहुत ही छोटा लग सकता है, ये असल में हवाई जहाज के सबसे मजबूत सेफ्टी फीचर्स में से एक है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एयरक्राफ्ट केबिन एयर प्रेशर को सुरक्षित और ब्रीदेबल लेवल पर रखने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जब आप हवा में ऊंची उड़ान भरते हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। खिड़कियों को विशेष रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हवा के दबाव में बड़ा अंतर उन पर बहुत ज्यादा फिजिकल प्रेशर डालता है, जबकि एक मामूली सिंगल पैनल विंडो इस ऊंचाई पर आसानी से टूट जाती है। हवाई जहाज की खिड़कियां एक्रिलिक के 3 मजबूत पैनल से बनी होती हैं। बाहरी खिड़की केबिन के दबाव को बनाए रखते हुए एलिमेंट्स को बाहर रखने में मदद करती है। अगर पहले पैनल को कुछ होता है तो दूसरा पैनल बैकअप का काम करता है, लेकिन केबिन के अंदर वाला पैनल जो होता है वो सिक्योरिटी की लास्ट लेयर के रूप में काम करता है। साथ ही हम दूसरे पैनल्स को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए अपने हाथों को दूर रख पाते हैं। मैंने जिस छेद के बारे में बताया छोटे से, उसे ब्लीड होल के रूप में जाना जाता है, जो मिडिल पैनल में मौजूद है, और इसका खास मकसद मिडिल और आउटर पैनल के बीच एयर प्रेशर को बैलेंस करना है। ये खिड़कियों को फॉगिंग या फ्रॉस्टिंग से भी बचाता है, क्योंकि आखिरकार हमारी उड़ान का ज्यादातर मजा खिड़की के बाहर देखने से आता है। प्लेन के अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो क्या आपने कभी उस छोटे लाल या काले ट्रायंगल के बारे में सोचा है जो केबिन के अंदरूनी हिस्सों में देखे जा सकते हैं? ये वास्तव में यहाँ केबिन क्रू को ये बताने के लिए होते हैं कि कौन सी खिड़की प्लेन के विंग को देखने के लिए सबसे अच्छा एंगल देगी, जिससे उन्हें ये चेक करने में मदद मिलती है कि विंग या इंजन में कोई समस्या है या नहीं। इसलिए अगर आप ट्रायंगल के पास बैठे हैं तो कोशिश करें कि अगर कोई फ्लाइट अटेंडेंट अचानक आपके कंधे के पीछे से झांकने लगे तो आप परेशान न हो। अजीब निशानियों और इशारों के अलावा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीच हवा में साउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर फ्लायर इस आवाज को पहचानते होंगे, जबकि हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि इसका मतलब आमतौर पर अपनी सीट पर वापस जाना और अपनी सीट बेल्ट बांधना होता है, लेकिन असल में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा होता है। जबकि हर एयरलाइन थोड़ा अलग तरीके से बेल का इस्तेमाल करती है। कुछ नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पैटर्न्स भी हैं जिन्हें आप अपनी अगली फ्लाइट में सुन सकते हैं। एक सिंगल बेल ये इशारा दे सकते हैं कि पायलट एक कप कॉफी चाहता है, या हो सकता है कि वो फ्लाइट अटेंडेंट को आने वाले टर्बुलेंस की वार्निंग दे रहा हो। 2 लगातार बेल का आमतौर पर मतलब होता है कि हवाई जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच रहा है, लेकिन 3 या ज्यादा बेल एक ज्यादा बड़ी समस्या का इशारा देते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बीमार पैसेंजर या बहुत ज्यादा टर्बुलेंस की वार्निंग। तो सावधान रहिए, अगर बीप दारूद सैंड स्टॉर्म की तरह ब्लास्ट कर रहे हैं तो भाई घबराने या नाचने का टाइम ये हो सकता है। क्लास वॉर। दोस्तों, रोते हुए बच्चे, तंग सीटें और कोई लेग रूम नहीं। इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। इस बीच प्राइवेट सीट, फ्री फ्लाइंग शैंपेन, चॉकलेट से ढकी स्ट्रॉबेरी और दूसरे कई फायदों के साथ फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना कई लोगों का सपना होता है। फर्स्ट क्लास में दी जाने वाली शानदार सर्विस हवाई यात्रा में थोड़ा आराम पाने के लिए एकदम सही लग सकती है, लेकिन क्या इसकी इतनी ज्यादा कीमत वास्तव में इसके लायक है?
वेल, बिजनेस क्लास की तुलना में नहीं, जो आमतौर पर दूसरा सबसे अच्छा टिकट होता है। ऐसी कई सुविधाएं हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल हैं, जो असल में कई बिजनेस क्लास सेक्शंस में भी अवेलेबल होती हैं। कई एयरलाइंस हाई क्वालिटी मल्टी कोर्स मील्स देती हैं, जिन्हें कभी कभी फाइन चाइना और ग्लासवेयर में सर्व किया जाता है। साथ ही आलीशान तकिए और कंबल भी दिए जाते हैं, और कई बिजनेस क्लास केबिन तो नाइट सूट भी प्रोवाइड करते हैं। कई एयरलाइंस फर्स्ट क्लास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी बिजनेस क्लास सर्विस को बेहतर बनाने में पैसा लगा रही हैं, और कुछ एयरलाइंस तो बिजनेस क्लास प्राइवेट पॉट्स पर भी विचार कर रही हैं। दोनों के बीच एकमात्र ध्यान देने लायक अंतर यह है कि फर्स्ट क्लास में सीट थोड़ी बड़ी होती है और कभी कभी आपका अपना प्राइवेट रूम भी होता है। साथ ही मेन्यू में कुछ एक्स्ट्रा आइटम जैसे कि शैंपेन और विस्की भी होते हैं, लेकिन कीमत में भारी अंतर सर्विस में होने वाले मामूली अंतर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एक बिजनेस क्लास टिकट की कीमत आमतौर पर एक मामूली इकोनॉमी क्लास सीट से 2 गुनी होती है, जबकि एक फर्स्ट क्लास के टिकट की कीमत एक इकोनॉमी टिकट के किराए से 6 गुना ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि इसके बजाय मैं पैसे बचाकर अपनी डेस्टिनेशन पर अपने होटल के कमरे को अपग्रेड करना चाहूंगा। और आपको क्या लगता है भाई? फर्स्ट क्लास के टिकट के लिए लाइक बटन दबा दो और एक फैंसी होटल के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो, या क्यों ना दोनों को ही दबा दिया जाए? आखिर आप छुट्टी पर जो जा रहे हैं। स्काई स्लीपर दोस्तों, लंबी दूरी की फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए काफी खराब हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट अटेंडेंट हमेशा इतने अलर्ट और खुशमिजाज कैसे रहते हैं? वेल, अगली बार जब आप एक लंबी दूरी की फ्लाइट में सवार हों तो एक रहस्यमय दरवाजे पर नजर रखिए जो कुछ इस तरह से दिखता है। हालांकि ये एक सिंपल पुराने स्टोरेज कैबिनेट की तरह लग सकता है, ये दरवाजे असल में एक पूरी तरह से गुप्त कमरे की तरफ ले जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट एक बेहद पतली सीढ़ी पर चढ़ते हैं जिसे रेस्ट कंपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है, जो स्पेशली केबिन क्रू के लिए अच्छी नींद लेने के लिए रिजर्व होते हैं। ये रेस्ट कंपार्टमेंट आमतौर पर लंबी दूरी के प्लेन के ऊपरी हिस्सों में होते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट के लिए पीछे के हिस्से में और पायलट के लिए सामने के हिस्से में। हर बेड पर एक तकिया और कंबल होता है, साथ ही एक सेफ्टी बेल्ट भी होता है, जो अगर एक क्रू मेंबर सोना चाहे तो उसे ये बांधना पड़ता है। एयरक्राफ्ट एम्प्लॉय इसे कंट्रोल्ड रेस्ट कहते हैं, और फ्लाइट अटेंडेंट के पास फ्लाइट के आधार पर आराम करने के लिए कुछ घंटों का समय होता है, और जब उनका ब्रेक खत्म हो जाता है तो उनके केबिन क्रू के मेंबर्स द्वारा एक इंटरफोन के जरिए उन्हें जगा दिया जाता है। कुछ और डीलक्स एयरलाइंस जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस अपनी क्रू मेंबर्स को शानदार प्राइवेट केबिन प्रोवाइड करके हाई लाइफ का स्वाद चखने का मौका देते हैं, जिसमें सोने के लिए सिल्क के पिलो भी होते हैं। पायलट के पास अक्सर प्लेन के सामने वाले हिस्से में अपना खुद का बेडरूम होता है, जिसमें आमतौर पर 2 बड़े स्लीपिंग कंपार्टमेंट, 2 बिजनेस क्लास सीटें, एक कैबिनेट और एक रेस्ट रूम शामिल होता है। तो अगली बार जब आप सोचेंगी वो प्यारा फ्लाइट अटेंडेंट जो आपको ड्रिंक सर्व कर रहा था कहाँ गया, याद रखिए वो आपके सिर के ठीक ऊपर सपनों की दुनिया में तैर रहे होंगे। दोस्तों, मजा आ गया एक तरफ, लेकिन एक प्लेन के क्रू मेंबर्स खास तौर पर पायलट को अच्छी तरह से आराम करना चाहिए, जैसा कि कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों साबित होता है। हैरानी की बात तो यह है कि जब ब्रिटिश एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन द्वारा सर्वे किया गया तो 84% पायलट्स ने कहा था कि थकान के कारण उनकी प्लेन उड़ाने की कैपेसिटी प्रभावित हुई है, और 56% ने कहा था कि प्लेन चलाते हुए वो सो गए थे। मई 2021 में एक पायलट था जो कि ऑस्ट्रेलिया में केन्स से रेडक्लिफ के लिए एक पैसेंजर प्लेन में 40 मिनट के लिए हवा में सो गया था, और जागने से पहले गलती से अपनी लोकेशन से 70 मील आगे निकल गया था। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर पैसेंजर प्लेन्स में ऊंचाई जैसी चीजों को बनाए रखने के लिए ऑटो पायलट होता है, इसलिए पायलट को पूरी उड़ान के दौरान उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में सो जाना उनके लिए बेहद खतरनाक है, और डेफिनेटली ये मेरी अगली फ्लाइट के दौरान मेरे दांत पीसने के कारणों में सबसे ऊपर होने वाला है। डेथ डी फ्लाइंग, जबकि ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में हम सोचना पसंद करते हैं। लोग लगभग हर जगह मरते हैं, और कभी कभी इसमें 30,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में मरना भी शामिल है। ये बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन केबिन क्रू को इन फ्लाइट डेथ के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। अगर किसी पैसेंजर की उड़ान के दौरान मौत हो जाती है तो क्रू को आमतौर पर प्लेन से बॉडी को निकालने के लिए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का इंतजार करना होता है। कभी कभी एयरलाइंस मृत पैसेंजर को आखिरी अपग्रेड देती हैं और उसे फर्स्ट क्लास केबिन में शिफ्ट कर देती हैं। अगर सच में मृत यात्री को शिफ्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है तो केबिन क्रू उसकी बॉडी को कंबल से ढककर दूसरे पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए उन्हें लपेट देते हैं। उन्हें कंबल के नीचे छुपाए और बाहर निकालने की कोशिश न करें के तरीके का इस्तेमाल करने के बजाय सिंगापुर एयरलाइंस ने इन फ्लाइट मौत की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक एवरेज साइज की बॉडी को रखने के मकसद से कंपार्टमेंट वाले एयरबस का एक बेड़ा लॉन्च किया था। ये लॉकर, जिन्हें कॉर्प्स कमबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, ये संयोगवश पूरी तरह से डेड मेटल बैंड की तरह लगता है। विशेष रूप से एयरबस A340-500 मॉडल में फिट किए गए थे, जो ये देखते हुए सही लगा कि ये एयरक्राफ्ट दुनिया की सबसे लंबी लगातार नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट ऑपरेट करते हैं। सिंगापुर से न्यूयॉर्क शहर के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगभग 18 घंटे और 40 मिनट लगते हैं। भाई, मैं तो उसी प्लेन में बैठना चाहूंगा जिसमें लाश के लिए कोई कैबिनेट हो, बजाय इसके कि फ्लाइट अटेंडेंट को फर्स्ट क्लास के पैसेंजर से पूछना पड़े कि क्या उन्हें 18 घंटे तक एक लाश के बगल में बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से किस फ्लाइट सीक्रेट्स ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, और क्या आपके पास भी ऐसी कुछ सीक्रेट्स हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।